नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में। ये पिछले वीडियो में लास्ट ये पॉइंट आपने पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं। इसमें पहले ये आप देख सकते हैं, इसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में विकास के बारे में भी मैंने बताया था। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का और किस क्षेत्र में योगदान रहा या है, देखते हैं अगले पीपीटी में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा। तो लास्टली अभी भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को 6 बजे, शाम को 6 बजे चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे पहुंचा। आपने देखा, लगभग सभी ने देखा। जिसके डायरेक्टर डॉक्टर सोमनाथ थे, वो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ये भारतीय सरकार ने घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए, उपग्रह छोड़े गए, तो उनसे कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? यूरी गागरिन, जो कि रसिया के रहने वाले थे। ये प्रथम व्यक्ति थे। अब वहीं पे क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वहां आपको डाउट में नहीं होना है। दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो यूरी गागरिन है, और यदि प्रथम भारतीय पूछता है तो वो राकेश शर्मा थे। याद रखने योग्य बातें यहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी हमारे देश की? तो थी कल्पना चावला। यहां पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत का प्रथम चालक रहित विमान, कोई भी विमान चलाने के लिए पायलट की जरूरत होती है, लेकिन भारत का पहला जो चालक रहित बिना पायलट का जो विमान बना वो लक्ष्य है, जिसका नाम लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? वो लक्ष्य है। तो देखिए, अभी क्वेश्चंस ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही देन है या टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, मंगलयान, ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हमारे पास उत्तम प्रौद्योगिकी होगी तो हम अंतरिक्ष में और भी कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चन है और आपके जनरल साइंस में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी तक आपने पढ़ा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, या फिर कहें संचार का क्षेत्र हो, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने बढ़ते क्रम में इस तरीके से हमारा जीवन आसान कर दिया, कि हम घर बैठे, चाहे तो अमेजन या फ्लिपकार्ट आप देखते ही हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हुई। आगे हम देखते हैं कि ये तो लाभ थे, हमें बहुत सारे लाभ मिले, बहुत सारे फायदे हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से। आगे इनसे कुछ हानियां भी हैं। ज्यादा बढ़ने से ज्यादा हानियां होंगी यदि हम सही से उसको उपयोग में ना लाएं, सही से हम समझदारी से उसको या ढंग से यूज ना करें। तो आगे देखते हैं कुछ हानियां हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हानियां, क्या क्या हानियां होती हैं ये देख सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग बढ़ने से, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगेंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, यानी जो गंदे या खराब पदार्थ निकलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पानी में या कहीं ना कहीं फेंकते हैं। तो यदि वो हम पानी में फेंकते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ द्वारा नदियों में जल प्रदूषण हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे बैठाए जा रहे हैं या औद्योगिक धंधे बढ़ने से। जो पहले जल की नदियां, जो पानी पीने योग्य जल था नदियों में, अब प्रदूषित हो गया है। कोई भी इन वजहों से पानी नहीं पी रहा है। तो आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो साथ साथ हमें ये कुछ हानियां भी हो रही हैं। दूसरा है कीटनाशक दवाओं के उपयोग से आपने अनाज तो ज्यादा उगा लिया, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई। जो हमारे मित्र, किसान मित्र, जिनको एक उदाहरण के तौर पर हम केंचुआ बोलते हैं, केंचुआ को आप लोगों ने देखा होगा, और नीचे की
जमीन या नीचे की भूमि को ऊपर की तरफ लाते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं और वो हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो कीटनाशक दवाओं के उपयोग से वो मृत प्राय हो जाते हैं, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति घटती है। तो देखते हैं मृदा प्रदूषण बढ़ता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। आगे देखते हैं मनोरंजन के साधन से। मनोरंजन के क्या क्या साधन है? मनोरंजन के बहुत सारे साधन है, और आजकल के युग में डीजे आप देख ही रहे हैं, साउंड बॉक्स देख रहे हैं। तो ये या टीवी भी है, ज्यादा साउंड बढ़ा के ज्यादा ध्वनि करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। कुछ फायदे तो हैं डीजे लगाने से, लेकिन हानियां भी हैं, उनसे निकलने वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण करती है। आगे देखते हैं स्वचालित मशीन से। टेक्नोलॉजी आने से, टेक्नोलॉजी बढ़ने से स्वचालित मशीनों का ज्यादा उपयोग होने लगा। खासतौर से हम देखें तो कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा हुआ। अब एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करता है, या कोई स्वचालित मशीन, कोई फैक्ट्री लगा दिया गया। जैसे कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री में मजदूर 100 है और अच्छी मशीन आ गई तो वहां मजदूरों की जरूरत नहीं है, 50 मजदूरी उस मशीन को चला करके काम चला सकते हैं। तो जो 50 मजदूर हैं वो क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। तो क्या हुआ? स्वचालित मशीनों से मजदूरों की आवश्यकता में कमी और बेरोजगारी बढ़ा है। साइंस टेक्नोलॉजी से स्वचालित मशीनें आई तो क्या हुआ? मजदूरों की आवश्यकता में कमी हुई और बेरोजगारी बढ़ा। आगे देखते हैं जंगलों की अंधाधुंध कटाई। फैक्ट्री बैठाने के लिए या फिर कह सकते हैं लकड़ी दरवाजे बनाने के लिए, या फिर लकड़ी से बहुत सारे सामान बनते हैं, उनका उपयोग के लिए अंधाधुंध जंगलों की कटाइयां हो रही हैं, जिनसे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं पहले से कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यदि पेड़ रहेंगे ही नहीं तो निश्चित ही हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषण होगा। और एक और चीज होगा, बाघों की संख्या में कमी। बाघ रहेंगे कहां? बाघ कहें या फिर जंगली जानवर भी कह सकते हैं। जंगली जानवरों की संख्या में कमी होगी तथा उनके अस्तित्व का खतरा। देखिए यहां पे बोला कि बाघों की संख्या में कमी तथा उनके अस्तित्व का खतरा। तो बाघ रहेंगे ही नहीं, हो शेर या जो भी जंगली जानवर है जो जंगल में रहते हैं, वो जंगलों के अंधाधुंध कटाई से उनके अस्तित्व का खतरा बढ़ जाएगा, यानी वो लुप्त प्राय हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी हानियां हैं। और भी हानियां हैं। जो गाड़ी चला रहे हैं आज पेट्रोल डीजल के, उनसे निकलने वाले धुआं से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से क्या किया जाए, आप समझिए क्या किया जाए कि हमारा हानि कम हो और लाभ ज्यादा हो, यानी फायदा ज्यादा हो और टेक्नोलॉजी भी बढ़े। तो इसके लिए एक पॉइंट आपको करना है, या फिर कर सकते हैं, हानियों से बचाव के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग। हमें क्या करना है? हानियों से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना है। यदि आप समझदारी से नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, उदाहरण के तौर पे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस हो, कोयला हो, या जो भी हमें प्रकृति से मिलता है, पानी हो, यदि उनका समझदारी से हम उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन वो समाप्त हो जाएगा और हम उसके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको हर चीज, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हर प्राकृतिक संसाधन को हमें समझदारी से उपयोग में लाना है। तो ये थे हमारे पिछले वीडियो में भी आपने देख लिया है कि बहुत टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी एआई भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से क्या क्या होगा अभी आप आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये आ गया। उसके बाद से हानियां आपने देखा, लाभ देखे, परिवर्तन देखा मानव जीवन में, उनका उपयोग कैसे होता है देखा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये बोलता है कि मानव जीवन को सरल एवं सुगम बनाने की प्रक्रिया ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहलाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम आगे, ये हमारा चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, पहला चैप्टर। अब हम इस पे 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 प्रश्न करेंगे। यदि आप पहला वीडियो देखे हैं और ये भी वीडियो देखे हैं तो आगे जो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं निश्चित ही कहता हूं कि आप 20 में 20 कर लेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है। उस 20 में से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि आता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी है, यदि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देते हैं तो निश्चित ही वो 20 क्वेश्चन में से कोई आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, जो मैंने पहला चैप्टर ये समाप्त किया है।
उसमें से 20 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। यह क्वेश्चन आ भी सकता है, किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो यदि आप पहला वीडियो देखे हैं तो निश्चित ही आप बता सकते हैं, नहीं देखे हैं तो आप अपना दिमाग लगाएं। देखिए एक्सरे से किसका जांच होता है आपको पता ही है, हड्डी टूट गया है पैर का या फिर कुछ दिक्कतें हैं चेस्ट में या जहां भी इस तरीके से, तो इस तरीके से एक्सरे का उपयोग होता है। अल्ट्रासाउंड से आप समझ सकते हैं कि हम ज्यादातर ये भी पेट या अंदर के जो अंग हैं, अंग के अंदर के भागों का हम जांच अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। स्कैनर से माइंड का कह सकते हैं जांच होती है। स्कैनर से आपके दिमाग का जांच होता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र का हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो स्कैनर आया और इसके स्कैनर के माध्यम से हम आपके दिमाग का जांच करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि केवल विज्ञान जानने से कुछ नहीं होगा, केवल प्रौद्योगिकी मींस टेक्नोलॉजी जानने से कुछ नहीं होगा। यदि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों साथ लेके चलते हैं तो निश्चित ही ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखें स्मार्टफोन एकदम नहीं है। इंटरनेट है कि नहीं ये सोचना है। तो देखिए इंटरनेट जो है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा एक नेटवर्क है। ये यहीं पर मैं बता देता हूं कि इंटरनेट सही है, कंप्यूटर नहीं है और इनमें से कोई नहीं। ये इंटरनेट जो है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है, आपको जस्ट ध्यान पे रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण से होती है, क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण से, मृदा मतलब मिट्टी जब प्रदूषित हो जाएगा या क्यों होगा, तो मैंने क्या कमी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मृदा प्रदूषण से कम होती है, क्या कम होता है, उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उर्वरा शक्ति मैंने आपको बताया था कि उर्वरा शक्ति क्यों कमी होती, क्या रीजन है कि उर्वरा शक्ति कम होता है। तो जब हम कीटनाशक दवाएं छिड़केंगे, कंटिन्यू उसमें हम फसल उगाते रहेंगे, ये भी एक मृदा प्रदूषण का उदाहरण है। उर्वरा शक्ति में कमी होगी कि मृदा में मिट्टी की कमी हो जाएगी या फिर खनिज की कमी हो जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा इसका उत्तर है मृदा प्रदूषण से कम होती है। आप समझ जाइए सीधे कि उर्वरा शक्ति जो है मृदा प्रदूषण से कम होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। अगला बोला है द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है, किसके द्वारा। ये चार ऑप्शन दिया है, तो इन चारों में आप देखेंगे सीधे इसमें समझना है। जो यदि आप वीडियो देखे हैं पहला वीडियो तो निश्चित ही आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि औषधि से, दवाई से क्या हमारा अंदर के भागों की जांच होती है, नहीं होता है। इंजेक्शन से हमारा, इंजेक्शन जब देते हैं तो क्या उससे अंदरूनी भाग की जांच होती है शरीर के, नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं। दो ऑप्शन बच गए। अब दो ऑप्शन में से आपको सोचना है, समझना है, इन दोनों में से ही एक सही हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शरीर के अंदरूनी भागों की जांच होती है। जैसे आपके पेट में दिक्कत है, आपके पेट में किडनी है और किडनी में पत्थर है, तो आप देखिए किडनी का पत्थर या आप किसी और अंग में प्रॉब्लम है जो पेट में अंदर साइड में है, तो हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या दिक्कत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है ढेकुली रहट डैश के पारंपरिक साधन है, किसके साधन है। तो पहले समझ लीजिए कि ढेकुली क्या होता है। ढेकुली जो है आप सीधे समझ जाइए कि ढेकुली से हमारा पानी निकाला जाता है, पानी खेतों में दिया जाता है, खेतों में दिया। पहले ही उदाहरण समझिए,
डैश के पारंपरिक साधन है। इनमें से क्या होगा, तो ढेकुली बोला है, और समझिए रहट से भी यही काम किया जाता है, पानी खेतों में दिया जाता है। तो इस तरीके से हम सीधे ऑप्शन न देखते हुए आप समझ जाइए कि पानी खेत में दिया जाता है उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो सीधे हम ऑप्शन पे आते हैं। चिकित्सा, क्या ढेकुली रहट चिकित्सा के पारंपरिक साधन है? नहीं। चिकित्सा के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई etc। उसी तरीके से संचार के लिए टेलीफोन है, आपके मोबाइल है, कंप्यूटर है, क्या इससे हमारा पानी खेतों में जाता है? नहीं जाता है। तो जस्ट ये समझना है आपको। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है सिंचाई। तो सीधे हम कहीं न जाते हुए सीधे तीसरे ऑप्शन पे हम टिक मारेंगे और ये हमारा आंसर होगा सी। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से क्या पानी खेतों में चला जाएगा? नहीं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो यदि अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिंचाई के लिए कुछ अच्छा चीज बनाते हैं, वो प्रौद्योगिकी है। तो इस तरीके से सिंचाई, ढेकुली रहट सिंचाई के पारंपरिक साधन है, सिंचाई के पारंपरिक साधन है। जो देखे होंगे उनको पता है। आगे देखते हैं। बोलता है कृषि उपज में आशासित वृद्धि को क्या कहते हैं? कृषि उपज में आशासित वृद्धि को क्या कहते हैं? यानी अनाज के हम आशा करते हैं कितना उपज हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो इस ऑप्शन दिया है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले ये बता दूं कि श्वेत क्रांति किसके लिए है? दुग्ध के लिए है। पीली क्रांति तिलहन के लिए है। यदि आप पिछला वीडियो देखें मेरा तो निश्चित ही आपको याद होगा, नहीं है तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे, पीली क्रांति किससे, और जो है मछली से संबंधित, मछली के उत्पादन से संबंधित कौन सा क्रांति है। तो देखें इसमें हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और इनमें से कोई नहीं। ये तीन ऑप्शन है। पूछ रहा है कृषि उपज में आशासित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो कृषि उपज में आशासित वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। आपको याद रखने हैं इन सब बातों को। नेक्स्ट है एलपीजी, आगे डैश डैश डैश, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एलपीजी जो सिलेंडर होता है, हम लोग एलपीजी यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, जो सिलेंडर यूज होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? उसका क्या है? तो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विड पावर गैस और नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है। एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आपको याद करने हैं और याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति, तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद होता है। श्वेत मतलब सफेद होता है। अंग्रेजी में कह सकते हैं व्हाइट होता है। तो आप सोचिए कि हम कुछ ऐसा यूज करते हैं जो व्हाइट हो, सफेद होता है। वो क्या चीज है? वो चीज है दूध। वो क्या है? दूध, यानी मिल्क। उदाहरण समझिए। तो ये क्या बोला है? श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति, सफेद, श्वेत मतलब सफेद होता है, इंग्लिश में व्हाइट, और हम जो यूज करते हैं वो होता है दूध, जो कि सफेद होता है। और इसके जनक हैं, इनकी खोज कहें या इनमें बढ़ाने के लिए किस वैज्ञानिक ने बहुत अच्छा काम किया? तो है, अभी इसमें देखते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर स्वामीनाथन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, इनमें है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ श्वेत क्रांति। ठीक है। दूसरा, यदि डॉक्टर स्वामीनाथन की हम बात करते हैं तो ये हरित क्रांति के हैं, और डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो ये हमारे मिसाइल मैन है। ये हमारे मिसाइल मैन, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये है ऑप्शन ए जो है सही है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपको याद रखना है। वहीं कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की बात आती है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप डॉक्टर स्वामीनाथन पे टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल है क्या है? ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? संचार के साधन है? नहीं। अभी कभी जब आप संचार के माध्यम में जाएंगे तो पृथ्वी का, अग्नि का या त्रिशूल का नाम नहीं सुनेंगे। चिकित्सा के साधन है? चिकित्सा में एक्सरे सुनेंगे आप, अल्ट्रासाउंड सुनेंगे,
या फिर कह सकते हैं MRI सुनेंगे, लेकिन ये तीन बातें नहीं आएंगी। मिसाइलें, हाँ मिसाइल, जो मिसाइल बनी है हमारे देश में उनका नाम किस तरीके से दिया गया है, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, ये मिसाइलें हैं। इन यानी मिसाइलों के नाम इस तरीके से दिए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। तो जब भी क्वेश्चन आए कि पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है, तो आप सीधे डालेंगे कि मिसाइलें हैं। यातायात के लिए उपयोगी, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी सही हो चुका है, इसलिए डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। आधुनिक संचार के माध्यम है, संचार का आधुनिक माध्यम क्या है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, तो कौन सा है? इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। यानी ये बोलता है कि इन संचार के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, तो क्या माध्यम अभी के युग में क्या माध्यम चल रहा है? पत्र चल रहा है? नहीं, पत्र नहीं चल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पत्र जो है नहीं है। कबूतर पहले पहले हम भेजते थे, पहले हम भेजते थे, हजारों साल पहले कह सकते हैं, या फिर जब कोई संचार का ज्यादा माध्यम नहीं था तो कबूतर के माध्यम से एक पत्र उसके चोंच में पकड़ा करके और उसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था और वहां पे वो मैसेज प्राप्त हो जाता था। तो ये पत्र अभी नहीं है और ये पहले का माध्यम है, इनमें से कोई नहीं। अभी देखते हैं ए है इंटरनेट। तो आज का युग क्या है? इंटरनेट का युग है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी ईमेल कर सकते हैं, कहीं भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहीं भी फेसबुक के माध्यम से मैसेज दे सकते हैं, बहुत सारे हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। इसलिए आज आधुनिक संचार के माध्यम है ए इंटरनेट। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक संचार के माध्यम अभी क्या चल रहा है, तो इंटरनेट ही चल रहा है। इसके आगे का अभी हमारा आविष्कार नहीं हुआ है, आगे देखते हैं यदि ऐसा कुछ होगा तो। पहले पत्र एवं कबूतर के माध्यम से हम लोग संचार करते थे। अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है, कब से हुआ है? तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो आरंभ हुआ था दिसंबर 2004 में भारतीय सरकार ने किया था। तो इसलिए सीधे हमारा ऑप्शन बी सही है। और इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्या बोले, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक संस्था हुआ, या कह सकते हैं कि सरकार ने इस तरीके का एक कम्युनिटी बनाया कि कोई भी संचार या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम ई गवर्नेंस के माध्यम से, जो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार उन पे निगरानी रख सकती है। तो ये 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, दिसंबर 2004 में। ठीक है, तो आपको जस्ट इसमें 2004 आंसर सही है, ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो कौन है? हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के जो कार्यक्रम, या कह सकते हैं कि जो स्थापना, या जो वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हमारे धीरे धीरे उपग्रह या फिर आज चंद्रयान के माध्यम से हम जा रहे हैं, तो उसमें कौन जनक था? तो ये देखिए ऑप्शन है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारी बी आंसर सही है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचना, ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है कि भारतीय कौन है, प्रथम कौन है। तो भारतीय राकेश शर्मा और प्रथम थे यूरी गागरिन। ऑप्शन ए सही है। आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यदि यहीं पे भारतीय लिख दे, प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो आपको ऑप्शन बी पे टिक मारना है, राकेश शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? गज, लक्ष्य, मिग-21, इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसी वीडियो में बता चुका कि लक्ष्य, जो ऑप्शन बी लक्ष्य जो है चालक रहित, यानी बिना पायलट का चलने वाला विमान है, जो आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम से कह सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस तरीके का बना दिया कि अभी बिना पायलट का भी
हवाई जहाज या विमान चल सकता है और उसका नाम है लक्ष्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम नागरिक है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक कह सकते हैं, लेकिन यहां पे पूछ रहा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन है, जो कि आपने देखा कल्पना चावला, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय नागरिक राकेश शर्मा है। अगला है छिड़काव एवं ड्रिप तंत्र के साधन है। किसके साधन है? तो छिड़काव से हम क्या करते हैं, मतलब खेतों में जब सिंचाई, पहले अभी मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में कि डेकुली, रहट, नहर, ट्यूबवेल या इसके माध्यम से सिंचाई होते थे। तो छिड़काव ड्रिप तंत्र के साधन है किसके हैं? तो ये छिड़काव एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के लिए लगाते हैं, सिंचाई के काम आते हैं। तो सीधे इसमें ऑप्शन है सिंचाई, चिकित्सा, यातायात, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि छिड़काव ड्रिप तंत्र सिंचाई के काम आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए सही है, सिंचाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल इंडिया किसकी उपलब्धि है? डिजिटल इंडिया किसकी उपलब्धि है? ई संचार, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है, यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया में जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग, वो सारा भारतीय सरकार देखती है। आप समझिएगा, भारतीय सरकार आप पे ध्यान दे रही है। यदि आप गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डिजिटली कर रहे हैं, वो सब कुछ ई गवर्नेंस के माध्यम से भारतीय सरकार देख सकती है। तो आपको जस्ट ये बातें मेरी ध्यान में रखनी है कि जब भी बात है डिजिटल इंडिया की, वहां पे ई गवर्नेंस पे टिक मारना है। तो यहां पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है ऊर्जा के नवीनतम स्रोत हैं, यानी ऊर्जा कह सकते हैं या ईंधन के नवीनतम स्रोत हैं पेट्रोल, सौर ऊर्जा, एलपीजी, डीजल। इसमें हमें ध्यान देने योग्य बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि पेट्रोल जमीन से निकलता है और ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो कंटिन्यू जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा हमें, तो धरती पर आदमी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से सूर्य के प्रकाश से हमें ये ऊर्जा मिलती है। एलपीजी, आप गैस सिलेंडर, ये भी हमें जमीन से निकलता है, तो ये भी समाप्त हो सकता है। डीजल भी जमीन से निकलता है, तो ये भी समाप्त हो सकता है। लेकिन अब यहाँ 4 ऑप्शन है, मैंने बताया। अब इसमें से आप सोचिए कि नवीनतम नवीकरण स्रोत है, कौन सा स्रोत हो सकता है? तो अभी के युग में सौर ऊर्जा जो है, ये है नवीनतम स्रोत है। नवीनतम स्रोत है मतलब कि सौर ऊर्जा, हम जो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, वो मतलब वो समाप्त होने वाली चीज नहीं है। अभी का जो युग है वो सौर ऊर्जा का युग है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हम सारा काम कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगा और ये नवीनतम कह सकते हैं कि नवीकरण स्रोत है। तो ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एमआरआई का फुल फॉर्म। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताने हैं और टिक मारने हैं। आप चाहे इंटरनेट से देखिए या फिर आपको याद है तो देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन है एमआरआई का फुल फॉर्म, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट्स करें और बताएं कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, हमें अच्छा लगेगा। बट मैं एक बार पढ़ देता हूं। ऑप्शन बोलता है कि मास रेडिएशन इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक काउंटर इमेजिंग, मास्टर रेडिएशन इंपैक्ट। ये चारों में से एक ऑप्शन सही है, एमआरआई। और एमआरआई किसके लिए, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमआरआई किससे रिलेटेड है? तो ये चिकित्सा से रिलेटेड है। ये चिकित्सा से रिलेटेड है। तो ये इस क्वेश्चंस का, लास्ट 20वें क्वेश्चंस का आंसर आप खुद कमेंट्स में देंगे। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। हम अगले चैप्टर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे और अगला हमारा चैप्टर होगा रेसों से वस्त्र तक, और उसको आप देखें। और साइंस से घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित ही, जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि 35 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, या जो भी एक पार्ट होता है 100 में, यदि आप ये कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप पक्का अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं। आगे यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे।
नमस्कार।